हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर मोशन। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर को ख़त्म किया है। अगर वो आपने नहीं देखा है चैप्टर, तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर दिए दे रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मोशन में बच्चों देखिए, इतने सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे पूरे वीडियो में। जैसे कि टॉपिक्स हैं आपके मोशन एंड रेस्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, derivation of equations of motion by graphical method, uniform circular motion, calculation of speed of a body in uniform circular motion। तो इतने सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट में करके वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग दो टॉपिक स्टार्टिंग के पढ़ने वाले हैं, मोशन और रेस्ट को पढ़ेंगे और डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बेटा, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, मोशन रेस्ट को शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, वो है कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? आपकी नज़र में पॉइंट ऑब्जेक्ट वो होता होगा जो एक पॉइंट के बराबर हो, बहुत छोटा सा हो। तो क्या अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती है? तो आप कहेंगे नहीं सर, अर्थ तो बहुत बड़ी होती है। तो फिर अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ शिप का, तो क्या एक शिप, आप कहेंगे शिप भी सर, कितने सारे शिप के अंदर लोग होते हैं, वो पॉइंट कैसे हो सकता है? एयरप्लेन, कार, बॉल, तो ये सारे एग्जांपल अगर आप कहीं ना कहीं देखो तो काफ़ी बड़े हैं। तो हम कैसे इनको पॉइंट ऑब्जेक्ट माने? आप कहेंगे सर बॉल छोटी हो सकती है। ठीक है, चलिए बॉल को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, लेकिन कार तो बड़ी होती है, तो कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट कैसे माने? बेटा, वो ऐसे मान सकते हैं कि कार को अगर हम काफ़ी दूर से देखें, या इवन कार छोड़िए, हम प्लेन को भी अगर दूर से देखें, कहाँ से? जैसे हम अपने छत पे खड़े होते हैं, घर की छत पे, और हम लोग आसमान में देखते हैं, तो हम लोगों को प्लेन जो होता है एक पॉइंट के बराबर ही दिखता है। तो उस कंडीशन में प्लेन क्या हो गया, हमारे लिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब अगर कितनी भी बड़ी चीज़ है और अगर हम उसको काफ़ी डिस्टेंस से देख रहे हैं, तो वो हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखेगी। तो बॉल, कार, एयरप्लेन, शिप को भी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ही दिखेगा। ऐसे ही आप कहेंगे सर लेकिन अर्थ हमें कब पॉइंट ऑब्जेक्ट दिख सकता है, अर्थ तो बड़ी होती है। बेटा, हम सोलर सिस्टम में जब हम सारे प्लैनेट्स की बात करते हैं, जब बीच में सन बनाते हैं और उसके चारों तरफ अलग अलग प्लैनेट्स बनाते हैं, तब क्या करते हैं, हम अर्थ को भी एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ही तो लेते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स भी उसके अंदर होते हैं। तो ये सब चीज़ें पॉइंट ऑब्जेक्ट हो सकती हैं, बस डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे देख रहे हैं, पास से या दूर से। तो हम बोल सकते हैं डेफिनेशन में, इन मैकेनिक्स अ पार्टिकल इज़ अ ज्योमेट्रिकल मास पॉइंट और अ मटेरियल बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशन। उसकी डायमेंशंस जो होती हैं, जैसे कोई प्लेन लंबा है, शिप लंबा है, इधर से कोई चौड़ी चीज़ है, उसकी डायमेंशंस को हम फिर नेग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ उसको एक पॉइंट मानते हैं। इट इज़ ओनली अ मैथमेटिकल आइडियलाइजेशन, सिर्फ ये मैथमेटिकल आइडियलाइजेशन के लिए होता है। इन प्रैक्टिस द नियरेस्ट अप्रोच to a particle is a body whose size is much smaller than the distance or the length measurement involved। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से हम देखते हैं जो कि उसके साइज से बहुत ज़्यादा होती है, तब वो क्या होता है, हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं आज का टॉपिक, मोशन एंड रेस्ट। बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई आप खड़े हुए हैं मान लीजिए यहाँ पे, तो अगर कोई बॉल सामने से चल के आ रही है तो क्या करेगी, वो मूव करेगी, या कार सामने से पास हो रही हैं आपके तो मूव कर रही हैं। इन केस बॉल दूर से चल के आ रही है और आपके सामने आके रुक गई थोड़ी दूर मूव होके, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, बॉल रेस्ट में हो जाएगी। सिमिलरली कोई कार सामने से चल के आ रही है और वो आपके बिल्कुल जस्ट सामने रुक गई आके, तो अब कार क्या हो गई, पहले तो मोशन में थी, अब रेस्ट में हो गई। आप यही समझते हैं ना? ठीक है, इसी को आगे और डिटेल में समझते हैं। तो
पढ़ते हैं इनकी डेफिनेशंस। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड विद टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में और टाइम के साथ साथ, तो वो मोशन में होगा। आप कहेंगे सर पोजीशन रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट हमें मूव करता हुआ दिखता था तो हम उसको मोशन में बोलते थे। ये इसका क्या मतलब होगा विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग? बेटा अभी इसको हम बहुत डीपली में पढ़ने वाले हैं, तब तक मैं अभी एक लाइन में समझा रहा हूँ कि सराउंडिंग में जैसे बॉल जब मूव कर रही थी तो आप सराउंडिंग क्या थे? सराउंडिंग वहाँ पे आप थे खुद। आप वहाँ पे एक रुके हुए थे, आप रेस्ट में थे, आप देख रहे थे बॉल को मूव करते हुए। तो सराउंडिंग के अगर रेस्पेक्ट में हमने देखा सराउंडिंग, क्योंकि आप थे, आपके रेस्पेक्ट में क्या था? बॉल मूव कर रही थी, आपके रेस्पेक्ट में कार मूव कर रही थी। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। मूविंग कार, बसेस, ट्रेन, ये सब क्या होते हैं? आपके मोशन में हो जाते हैं। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन के चारों तरफ सब रिवॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम सन के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। मूविंग मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन मोशन अबव 0 केल्विन। 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो मॉलिक्यूल्स गैस के क्या करते हैं? मूव करते हैं। चलिए रेस्ट को देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सैड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड विद टाइम, टाइम के साथ में वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, टाइम बढ़ता जा रहा है। जैसे टाइम ऊपर के केस में बढ़ रहा था, यहाँ पे टाइम बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे सराउंडिंग के रिश्ते में पोजीशन चेंज नहीं होगी। फिर से वापस स्लाइड पे चलते हैं। आप खड़े हुए थे, कोई भी बॉल आके सामने रुक गई। अब बॉल जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, कार आके रुक गई, तो कार जो है अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, आगे पीछे नहीं हो रही है। आप भी रुके हो और सामने वाली कार भी आपके सामने रुकी हुई है, तो कार क्या हो जाएगी? वो रेस्ट में हो जाएगी। तो यही एग्जांपल हम ले सकते हैं माउंटेन, बिल्डिंग्स एटसेट्रा। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये हम लोग खूब डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं कि एन ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट कैन ऑल्सो बी इन मोशन साइमल्टेनियसली। आप कहेंगे सर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और साथ साथ मोशन में भी है, ये कैसे पॉसिबल है? तो बेटा ये पॉसिबल है, डिपेंड करता है सराउंडिंग पे। जैसा कि मैंने बताया विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर हर चीज़ कहाँ पे हम मोशन और रेस्ट दोनों को हमने डिस्क्राइब किया है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, तो जैसी जैसी सराउंडिंग होगी वैसे वैसे डिपेंड करेगा। इसके एग्जांपल देखते हैं। द पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। दो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं ट्रेन के अंदर आसपास, क्या कोई एक दूसरे को मूव करता हुआ दिखता है? नहीं। आपके पास में जो ट्रेन में बैठा हुआ है वो आपको लगता है कि बैठा हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, लेकिन बट दे आर ऑल्सो इन मोशन। लेकिन क्या मोशन में होता है वो सामने वाला बंदा? यस होता है। आप भी उसी स्पीड से मोशन में होते हो। तो इसलिए अगर दोनों ही लोग मोशन में हो तो आप उसको तो रेस्ट पे दिखोगे या आप उसको भी रेस्ट पे देख पाओगे। बट अगर कोई बाहर से खड़ा हुआ दिखेगा तो आप दोनों लोग उस बाहर वाले पर्सन को मूव करते हुए दिखोगे। तो आप दोनों लोग मोशन में भी हो, या मैं कहूँ अगर सेकंड पर्सन जो आपके पास में बैठा हुआ है वो मोशन में भी है, लेकिन मोशन में कब होगा? जब कोई बाहर से देखेगा। और वो रेस्ट पे भी है, अगर आप अंदर से बैठ के उसको देख रहे हो तो वो रेस्ट पे हो गया। तो ये हो गया दे आर ऑल्सो इन मोशन एट द सेम टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज, बिल्डिंग, जो बाहर से भी चीज़ें हैं उनके रिस्पेक्ट में, ठीक है, एट्सेट्रा। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। तो मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पहली वाली कंडीशन में दोनों कार जो थी आपके सामने अभी रुकी हुई हैं। तो क्या है, आप अगर यहाँ से देख रहे हो, आप तो रुके हुए हो, बाहर खड़े हुए हो, रोड के साइड में खड़े हुए हो, तो आप देख रहे हो दो कार खड़ी हुई हैं। तो आप कहोगे दोनों कार अभी खड़ी हुई हैं तो रेस्ट में है, ठीक है, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, बोथ द कार्स आर मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ए स्टेशनरी मैन। अब क्या हुआ, दोनों कार स्टार्ट हुई चलना, ठीक है, दोनों कार चल रही हैं, दोनों कार सेम स्पीड से चल रही हैं। तो आप देखेंगे कि दोनों कार जो है वो मूव कर रही हैं। आपको तो आप बाहर खड़े हुए रोड के साइड में, तो आपको तो मूव करते हुए दिखेंगी।
तीसरी कंडीशन, बोथ द कार्स आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब ये कार जब चल रही हैं फिर भी ये चलते हुए भी रेस्ट पे होंगी, मोशन में नहीं होंगी। कब, किस कंडीशन में बेटा, अगर सराउंडिंग एक दूसरे को माने, ये तो मतलब एक दूसरे की कंडीशन में ये रेस्ट पे होंगी। आपकी कंडीशन में तो मोशन में होंगी, लेकिन अगर इसका ड्राइवर उस कार के ड्राइवर को दिखेगा तो मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो भी उसी स्पीड से मूव कर रहा है। इट इज़ द एग्जाम्पल जस्ट सिमिलर टू द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेन विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड। तो जैसा कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है, उसके सिमिलर एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट देखते हैं, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। अभी जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि कोई भी चीज़ मोशन और रेस्ट दोनों में हो सकती है, बस डिपेंड करता है कि सराउंडिंग क्या हम ले रहे हैं। अब हाउ, कैसे, इन द एग्जाम्पल ऑफ द मोशन ऑफ बॉल एंड कार, मैन इज कंसिडर्ड टू बी रेस्ट एट रेस्ट। हमने मैन को, जो मैन खड़ा हुआ था नीचे, हमने उसको रेस्ट में माना था, बट द मैन इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ। लेकिन जो मैन खड़ा हुआ था वो कहाँ खड़ा था, वो तो ज़मीन पे खड़ा था ना, मतलब अर्थ के ऊपर खड़ा था ना। एंड द अर्थ इटसेल्फ मूव्स अराउंड द सन, और अर्थ जो होती है वो खुद मूव करती है सन के चारों तरफ। सन के चारों तरफ तो मूव करती है और साथ ही साथ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है। वो तो दो तरीके से एक तरह से चल रही है, मोशन में है। एक रोटेशन हो रहा है और एक रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो अर्थ तो दो तरीके से मूव कर रही है, दो तरीके से मोशन में है। तो आप जो हो तो मोशन में हो, आप रेस्ट पे नहीं हो, ज़मीन पे खड़े हो अगर। तो ये सिर्फ सराउंडिंग, अभी हमने क्या देख लिया, पूरे अर्थ को देख लिया। अर्थ के रेस्पेक्ट में आपको देखा तो आप मूव कर रहे थे। देयरफॉर मैन इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। तो अच्छा, अर्थ भी उसी स्पीड से मूव कर रही है जिससे आप मूव कर रहे हो। तो क्या हो गया, अर्थ के रेस्पेक्ट में तो मैन रेस्ट पे हो गया, बट इज़ रोटेटिंग एंड मूविंग अराउंड द सन। तो सन के रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो आप मूव करते हुए दिखोगे। तो दैट इज़ वाई मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। अगर सन के रेस्पेक्ट में आपको देखा जाए तो आप तो मूव कर रहे होगे, जबकि आप कहोगे कि मैं तो रुका हुआ हूँ, आप रेस्ट पे हो। क्यों? क्योंकि आप अपनी सराउंडिंग देख रहे हो, आप अर्थ को देख रहे हो, अर्थ खुद ही उस स्पीड से मूव कर रही है, तो अर्थ आपको रेस्ट में लगती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ मोशन में है वो रेस्ट में हो सकती है, रेस्ट में है वो मोशन में हो सकती है। हम क्या सराउंडिंग ले रहे हैं डिपेंड बस इस पे करता है। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप खुद से सोचिएगा। मैं एक दो एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, एक कंडीशन समझा दे रहा हूँ। अ शिप इज सेलिंग इन द ओशियन, एक ओशियन में शिप चल रही है। मैन ए इन द शिप इज रनिंग ऑन द बोर्ड। मैन, कोई एक ए मैन है, वो रन कर रहा है बोर्ड पे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द शिप। जिधर मान लीजिए शिप जो है वो लेफ़्ट से राइट जा रही है, तो मैन ए जो है, जिसका नाम ए है, वो राइट से लेफ़्ट दौड़ रहा है। ठीक है। मैन बी इन द शिप इज स्टैंडिंग एंड वॉचिंग द मैन ए। मैन बी है जो समझ लीजिए साइड में खड़ा हुआ है, मैन ए को दौड़ते हुए देख रहा है जो राइट से लेफ्ट दौड़ रहा है। अगर हमने माना है लेफ्ट से राइट शिप चल रही है, तो राइट से लेफ्ट मैन ए दौड़ रहा है, सॉरी मैन ए दौड़ रहा है, और मैन बी जो है मैन ए को देख रहा है खड़े खड़े। ये कंडीशन, एक सिनेरियो हमने माना है अभी। अब देखते हैं किस कंडीशन में रेस्ट होगा और किस कंडीशन में मोशन होगा, अलग अलग सराउंडिंग के हिसाब से। सबसे पहले तो देखते हैं, मैन ए को देखना है विद रिस्पेक्ट टू मैन बी। मैन बी अगर देख रहा है मैन ए को, मैन बी क्या है, मैन बी तो खड़ा हुआ है, मैन ए दौड़ रहा है, तो मैन बी के रिस्पेक्ट में मैन ए क्या है, मोशन में होगा। मैन ए विद रिस्पेक्ट टू शिप, ए क्या है, दौड़ रहा है ना। शिप के रिस्पेक्ट में, शिप अगर मान लीजिए रुकी, शिप क्या है, शिप तो पानी के रिस्पेक्ट में तो चल रही है, बट शिप के रिस्पेक्ट में मैन ए क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, पोजीशन अपनी चेंज कर रहा है ना, तो यहाँ पे मोशन आएगा। मैन बी विद रिस्पेक्ट टू शिप, बी को अगर शिप के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो बी तो खड़ा हुआ है, शिप
अगर शिप के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पे रेस्ट आएगा, क्योंकि शिप भी उसी स्पीड से चल रही है और मैन भी उसी स्पीड से चल रहा है। इट्स जस्ट लाइक ट्रेन में आप 2 पर्सन बैठे हुए थे, तो वही यहाँ पे केस है कि शिप के रेस्पेक्ट में मैन बी को देखेंगे, बी तो रुका हुआ है ना शिप के ऊपर, और शिप भी उसी स्पीड से चल रहा है जिस स्पीड से बी चल रहा है, तो यहाँ पे रेस्ट हो जाएगा। इसी में 3 कंडीशन मैंने आपको बता दी, आप सारी कंडीशन 12 कंडीशंस अपने हिसाब से रेस्ट और मोशन को डिफाइन करिएगा, किस कंडीशन में रेस्ट होगा और किस कंडीशन में मोशन होगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझिएगा बेटा। अगर देखिए डेफिनेशन समझ लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। द मोशन ऑफ अ बॉडी में टेक्स प्लेस इन वन डायमेंशन। अब मोशन हो रहा है तो किसी एक डायमेंशन में ही तो होगा, या तो कोई आदमी लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, किसी एक डायमेंशन में ही जाएगा। हर तरफ आदमी नहीं दौड़ के जा सकता, या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी भी एक डायमेंशन में ही जाएगा, दैट इज स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन होगा। This can be represented graphically by plotting a graph between position of the body and time taken by it. उसकी पोजीशन कैसे कैसे चेंज हुई है और उसने उस पोजीशन को चेंज करने में कितना टाइम लिया है, ये हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ बोलते हैं। ओरिजिन, यूनिट एंड डायरेक्शन ऑफ पोजीशन, मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है, मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है कि ओरिजिन क्या थी, यूनिट क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, समझते हैं इसको। ये आपकी एक नंबर लाइन है जिसमें हमने यहाँ पे ओरिजिन माना है, 0 माना है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट होता है और आगे 50 किलोमीटर तक जाता है, 50 किलोमीटर जाता है, तो उसने कितना ट्रैवल किया, आप करेंगे 50 माइनस 0, मतलब 50 माइनस 0 कितना होगा, 50, मतलब उसने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, अब एक दूसरी सिनेरियो ले सकते हैं हम यहाँ पे कि वो 10 किलोमीटर ओरिजिन पे नहीं था, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी 10 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था, तब हमने उसको देखना स्टार्ट किया, तब वो जाके 50 पे गया। तो हमने उसको 0 to 10 किलोमीटर में देखा ही नहीं, हमने कब देखना स्टार्ट किया, जब वो 10 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। तो अब हमारी कंसीडरेशन यहाँ से हो जाएगी, तो हमारे हिसाब से उसने कितना ट्रैवल किया होगा, तो 50 माइनस 10 करेंगे, हमारे हिसाब से उसने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया है जब से हमने उसको देखना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये भी हमारी कंसीडरेशन हो सकती है। अब नीचे कंडीशंस पढ़ लेते हैं, 3 कंडीशन दी गई हैं, 3 पॉइंट दिए गए हैं। द डिस्टेंस मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन ऑफ द पोजीशन एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव एंड डिस्टेंस मेजर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन इज टेकन नेगेटिव। अगर लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो नेगेटिव डिस्टेंस होगी और राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस होगी। द ओरिजिन फॉर पोजीशन कैन बी शिफ्टेड टू एनी पॉइंट ऑन द पोजीशन एक्सिस। जैसा मैंने आपको बताया कि ओरिजिन जो है वो आपकी शिफ्ट हो सकती है। कैसे शिफ्ट हो सकती है, जब मैंने 10 किलोमीटर से देखना स्टार्ट किया, पहले तो 0, पहली कंडीशन में मैं 0 से देखना स्टार्ट कर रहा था, अब मैंने सेकंड कंडीशन में क्या किया, 10 से देखना स्टार्ट किया, तब क्या हुआ, ओरिजिन यहाँ पे आ गई हमारी, 0 यहाँ पे हो गया, तब हमने 50 तक देखा, तो 50 माइनस 10 किया तो 40 किलोमीटर ट्रैवल हुआ, मतलब ओरिजिन यहाँ से स्टार्ट हुई हमारी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन पोजीशन एक्सिस इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू शिफ्ट इन द ओरिजिन ऑफ पोजीशन एक्सिस। अगर हम 0 को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देंगे तब भी हमारी डिस्टेंस में कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, आप देखिए, और 0 को यहाँ पुट करेंगे तो 10 जो होगा वो एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब 20 की जगह पे यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40। ठीक है, अब यहाँ मैंने कहा यहाँ तक आ रहा था, जो भी ऑब्जेक्ट था हमारा 50 तक आ रहा था, लेकिन जब हमने एक एक आगे शिफ्ट कर दिया, पोजीशन को शिफ्ट किया है ना, तो 50 की जगह पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, क्योंकि 0 की जगह पे 10 किया है, तो 50 की जगह पे क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 0 से 40, उससे मतलब 40 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो अब भी हमने अगर एक एक आगे शिफ्ट कर दिया पोजीशन को, तब भी हमारे डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आया है। यही लिखा है थर्ड पॉइंट में कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द पोजीशन एक्सिस इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द शिफ्ट इन द ओरिजिन ऑफ पोजीशन एक्सिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन, यूनिट एंड सेंस ऑफ पैसेज ऑफ टाइम, इसको समझते हैं कि अब हम टाइम को समझ लेते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्टेंस को समझा था, क्या है, द टाइम मेजर्ड टू द राइट ऑफ द ओरिजिन
ऑफ द टाइम एक्सिस इज टेकन पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, टाइम हमारा नेगेटिव होगा। द ओरिजिन ऑफ द टाइम एक्सिस कैन बी शिफ्टेड टू एनी पॉइंट ऑन द टाइम एक्सिस। जैसे हमने डिस्टेंस की एक्सिस को ओरिजिन को शिफ्ट किया था, वैसे ही हम टाइम की भी ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं। जहाँ से टाइम हमें देखना स्टार्ट करना है, मान लीजिए अभी नहीं, हम 4 सेकेंड के बाद देखना स्टार्ट करते हैं, या और में टाइम है तो 4 और के बाद देखना स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, और या 4 से 7 और के बीच में ऑब्जेक्ट ने कितना मूव किया होगा, तो हम वहाँ से ओरिजिन मान सकते हैं, तो हम ओरिजिन को शिफ्ट कर सकते हैं। द नेगेटिव टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ a point on the time axis means that object reach that point a time that much before the origin of the time axis। ज़ीरो टाइम मतलब नेगेटिव का मतलब यहाँ पे ये है कि ज़ीरो टाइम होने से पहले ही वो कितना पहले ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं, कि ऑब्जेक्ट हमारे ऑब्जर्वेशन में आने से कितना पहले है। अभी 4 घंटे पहले हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इसका मतलब ये है। 5 घंटे पहले की बात अगर हम करेंगे, तो अगर हम टाइम में पहले की बात कर रहे हैं, 5 घंटे पहले क्या होगा और 5 घंटे बाद क्या होगा, वो बातें हम कर रहे हैं, तो हम नेगेटिव में जाएंगे और इधर साइड हम पॉजिटिव में जाएंगे। द इंटरवल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द टाइम एक्सिस इज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू द शिफ्ट इन द ओरिजिन ऑफ द टाइम एक्सिस। ये बिल्कुल थर्ड पॉइंट का डिस्टेंस एक्सिस की तरह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When the same point is chosen as origin for the position and time, हमने पोजीशन और टाइम के लिए सेम पॉइंट को चूज़ किया है, ओरिजिन को चूज़ किया, सेम पॉइंट को ओरिजिन चूज़ किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान रहे हैं कि टाइम 0 है, तो उसने कुछ भी नहीं चला, 0 किलोमीटर, यहीं से टाइम को भी रिसेट किया हमने, और डिस्टेंस भी 0 से स्टार्ट हो रही है। 6 घंटे में वो 30 किलोमीटर चला है, 8 आवर में वो 40 किलोमीटर चला है, और 11 आवर में वो 55 किलोमीटर चला है। तो ये उसके धीरे धीरे देखिए टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। हमने शुरू कहाँ से किया, जहाँ पे टाइम 0 था वहीं पे डिस्टेंस भी 0 थी, तो ये हो जाता है ओरिजिन फॉर पोजीशन एंड टाइम, ठीक है, क्योंकि यहीं पे ओरिजिन हमने माना है दोनों को। अब दूसरी कंडीशन लेते हैं, व्हेन द डिफरेंट पॉइंट आर चूजन एज ओरिजिन फॉर द पोजीशन एंड टाइम। अलग अलग कहीं टाइम अलग है, पोजीशन डिस्टेंस का ओरिजिन अलग है। देखते हैं कैसे, कि 6 घंटे पहले वो हमसे 40 किलोमीटर दूर था। जैसे मैंने आपको बताया टाइम में हम पहले देखते हैं ना, देखिए टाइम 0 हमारा यहाँ पे है, तो 6 घंटे पहले वो 40 किलोमीटर दूर था कोई ऑब्जेक्ट। सपोज करते हैं एक ट्रेन है कोई, वो अभी 6 घंटे दूर है हमसे, और वो 40 डिस्टेंस में 40 किलोमीटर दूर है हमसे। अब जब टाइम 0 हुआ, इस करंट कंडीशन में जब 6 घंटे बीत गए हैं, अब भी वो हमसे 10 किलोमीटर दूर है, मतलब 10 किलोमीटर पहले कहीं ट्रेन रुकी हुई है, या ट्रेन आ रही है तो अभी 10 किलोमीटर दूर है करंट में। 2 घंटे बाद ट्रेन हमारे पास में आएगी, तो 2 घंटे बाद ट्रेन पास में आएगी, और हम टाइम अभी से देख रहे हैं, करंट टाइम से ही देख रहे हैं ना, टाइम 0 आवर से देख रहे हैं, तो अभी 10 किलोमीटर दूर है, -10 है। 2 घंटे बाद ट्रेन बिल्कुल हमारे सामने होगी, 0 किलोमीटर पे होगी। तो यहाँ पे क्या था, टाइम कब 0 है, अभी है, करंट ओरिजिन ऑफ टाइम क्या है, अभी है, टाइम 0 यहाँ पे है, लेकिन डिस्टेंस अभी 0 नहीं है, डिस्टेंस ट्रेन हमसे अभी 10 किलोमीटर दूर है। बी कंडीशन में क्या है, देखिए यहाँ पे टाइम अब 2 घंटे तो बीत चुका है, लेकिन ओरिजिन ऑफ पोजीशन अब 0 हुई है, क्योंकि डिस्टेंस अब 0 हुई है हमारी। 5 घंटे बाद देखिए क्या है, वो हमसे ट्रेन 15 किलोमीटर दूर हो जाएगी। तो ये है पूरा आपका, यहाँ पे दोनों ओरिजिन अलग अलग हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बेटा लास्ट दो टॉपिक रह गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको समझ लेते हैं, बहुत ईजी टॉपिक है। क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाई अ बॉडी is the actual length of the path covered by it irrespective of the direction in which the body travels। distance जो होती है वो actual length of the path covered होती है। हम ये नहीं देखते हैं कि उसकी क्या डायरेक्शन है, बस हम सीधे देखते हैं उसने कितना ट्रैवल किया, उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, वो उसने कितना दूरी चला है वो। तो मान लेते हैं पहले 5 किलोमीटर यहाँ से यहाँ चला है,
और फिर 2 किलोमीटर यहाँ से यहाँ चला है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगी 5 + 2 मतलब 7 किलोमीटर हो जाएगी। यहाँ पे देखें अगर हम, तो पहले वो पूरा 5 किलोमीटर गया है, फिर 5 किलोमीटर आया है, तो टोटल उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी है, 5 + 5 कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज अ शॉर्टेस्ट distance between its initial position and final position along with direction। देखिए इसमें लिखा हुआ है along with direction, जबकि distance में हमने क्या देखा था कि actual path covered by it irrespective of the direction। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लेते हैं, बट यहाँ पे along with the direction लिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्शन को हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। और दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेते हैं। पहले यहाँ पे सेम कंडीशन है, वही कंडीशन उठाई। पहले यहाँ पे बॉय ने क्या किया, 5 किलोमीटर ट्रैवल किया और फिर उसके बाद 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस तो इसने टोटल 7 अब भी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। हमने यहाँ से इनिशियल से डायरेक्ट फाइनल पोजीशन एक एरो लगाया और इसकी डिस्टेंस मेज़र करी, तो आई 6.57 किलोमीटर। और यहाँ पे डायरेक्शन भी लेते हैं, तो हम डायरेक्शन भी लिखेंगे इन द डायरेक्शन शोन बाय द एरो मार्क। अगर हम नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, तो ये आ जाएगी आपकी नॉर्थ और ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसने ट्रैवल किया है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो ये 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर आया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ख़त्म किया है, तो चला तो ये बिल्कुल डिस्प्लेस तो हुआ ही नहीं अपनी पोजीशन से बिल्कुल, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जबकि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अब भी टोटल 10 किलोमीटर रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ और इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा सा डीप में। कंक्लूजन जो निकल रहे हैं हमारे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के, क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अभी हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को भी समझ लेंगे। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हम डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट हैज़ यूनिट्स ऑफ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो होती है वो वही लेंथ की ही होती है, लेंथ की यूनिट मीटर, किलोमीटर जो भी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ an object in a given time interval can be positive, 0 और negative। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 हो सकती है। The actual distance traveled by an object in a given time interval can be equal to or greater than the magnitude of the displacement। जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो या तो इक्वल होगी या ज़्यादा होगी, कभी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती है डिस्टेंस। या प्रैक्टिकल कंडीशन है, आप खुद सोचिएगा इस कंडीशन को। The displacement of an object between 2 points does not tell exactly how an object actually move between those points। कोई 2 पॉइंट्स हैं, उनके बीच में डिस्प्लेसमेंट कभी आपको ये नहीं बता सकता कि एक्चुअली कितना मूव किया है वो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, हमेशा शॉर्टेस्ट लेंथ बताता है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन इज़ अ यूनिक पाथ। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक्चुअल पाथ नहीं होता, एक यूनिक पाथ होता है, जो एक मतलब इमेजिनरी पाथ होता है, जिससे हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, विच कैन take the particle from its initial to final position। The displacement of an object is not affected due to the shift in the origin of the position axis। अगर हम position axis को, axis ध्यान आ रही है ना आपको, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, axis को अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं position axis को, तो उस कंडीशन में भी डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट नहीं होता है। कुछ डिफरेंस देखें अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो मेनली 2 डिफरेंस होते हैं। डिस्टेंस आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर और वेक्टर अभी हम लोग नीचे पढ़ने वाले हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस अभी लर्न कर लीजिए आप। डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग
बॉडी कैन नॉट बी ज़ीरो। डिस्टेंस अगर बॉडी मूव करी है तो कभी भी डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि डिस्टेंस उसने कुछ ना कुछ तो पाथ कवर किया है ना। अगर वो मूव करी है तो जितना भी उसने पाथ कवर किया है उतनी उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग बॉडी कैन बी ज़ीरो। अगर उसने कुछ मूव किया है और वापस अपनी पोजीशन पे आ गया है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उसका ज़ीरो हो सकता है। स्केलर क्वांटिटी की बात अगर हम करें तो स्केलर क्वांटिटी इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटी एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली। जैसे कि लेंथ अभी हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्टेंस में लेंथ होती है, तो ये आपकी सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं, ना कि डायरेक्शन की बात करते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसमें। मास, टाइम, इसमें हम लोग डायरेक्शन नहीं बता सकते। जैसे टाइम की बात है, मैं आपसे पूछूं कितना टाइम हो रहा है तो आप कहेंगे सर अभी रात के 10 बज रहे हैं, दिन का 10 बज रहा है, दिन का 12 बज रहा है। मैं पूछूं किस डायरेक्शन में, आप कहेंगे सर डायरेक्शन कहाँ से बताऊं इसमें। तो वही चीज़ आ जाती है, स्पीड हो गया, एनर्जी हो गया, ये सारी चीज़ें आपकी स्केलर क्वांटिटी आ जाती है जिसमें हम डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड की बात तो करते ही हैं कि कितना लेंथ है, क्या है, कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, साथ ही साथ किस डायरेक्शन में है वो भी हम बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। देखिए फोर्स का एग्जांपल मैं आपको अगर दूं तो फोर्स, कितना फोर्स लगा रहे हो आप, ये मैं पूछूंगा। साथ ही साथ मैं ये पूछ सकता हूँ कि फोर्स आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो। तो आप बता सकते हो बहुत ईजिली कि मैंने ऊपर को फोर्स लगाया, मैंने लेफ़्ट फोर्स लगाया, मैंने राइट में फोर्स लगाया, आप ईजिली बता सकते हो ना। तो फोर्स की डायरेक्शन आप डिफाइन कर सकते हो। तो ये, और साथ ही साथ कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन लगाया, 20 न्यूटन लगाया, तो आप साथ ही साथ वो भी बता सकते हो कि आपने कितना फोर्स लगाया और किस डायरेक्शन में लगाया। फिजिकल क्वांटिटी क्या हो सकती है, ये दोनों आपकी फिजिकल क्वांटिटी हैं। फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन मैग्नीट्यूड। वो क्वांटिटी जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होती है, और जिसकी हम एक वैल्यू बता सकते हैं। विद और विदाउट यूनिट, या तो उसकी यूनिट होगी या नहीं होगी, दोनों कंडीशन में बस हमें वैल्यू बतानी है किसी भी क्वांटिटी की। तो दोनों कंडीशन में मैग्नीट्यूड है, दोनों की वैल्यू बता रहे हैं हम, तो दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी हो गई हमारे पास। फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल और देख लेते हैं। लेंथ मीज़र करी जा सकती है 5 मीटर, तो एक मैग्नीट्यूड बता दिया हमने ना इसका, तो हमने मीज़र कर लिया, तो इसकी यूनिट है, तो विद यूनिट हो गया ये, तो लेंथ आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। रिलेटिव डेंसिटी की बात हम करें तो ये आपका हो गया 0.8, इसकी यूनिट नहीं होती है, तो ये विदाउट यूनिट की कंडीशन में आ गया, लेकिन फिर भी ये एक फिजिकल क्वांटिटी ही है। ये कभी यूनिट हो सकती है, कभी यूनिट नहीं होगी, दोनों ही आपकी फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि दोनों को हम मेज़र कर सकते हैं। आप कहेंगे सर रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, बेटा ये डेंसिटीज़ का रेशियो होता है, जो कि आप ग्रेविटेशन चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल आज के वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपके, इतना टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है। एनसीईआरटी में 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं आपके, उनको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आगे के टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप क्लिक करके आगे की वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए मैं यहीं पे एंड अप कर रहा हूँ। अगर आपको इतने में कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछें, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू।